आपका एसएसटी में क्लास 10th जो आपका नेक्स्ट अध्याय होगा वो है अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम। तो भारत में राष्ट्रवाद जो आपका अध्याय है तो उसका तात्पर्य यही है, जो भारत में क्रांतिकारी हुए हैं, महात्मा गांधी ने कई आंदोलन सत्याग्रह वगैरह चलाए, यानी एक देश प्रेम। राष्ट्रवाद का सीधा आप एक अर्थ समझ जाइए, देश प्रेम। तो इसमें आपके टॉपिक रहेंगे जिसके ऊपर चर्चा होगी, वो आपका टॉपिक होगा प्रथम विश्व युद्ध। आपका टॉपिक होगा प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। दूसरा आपका होगा आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। दूसरा टॉपिक क्या होगा? आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तीसरा आपका टॉपिक होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। और चौथा जो आपका पॉइंट होगा वो होगा सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव। तो बात करें पहले तो हम आपको इस अध्याय में थोड़ी जानकारी कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के साथ अनेक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवाद ने लोगों में एक नई समझ पैदा की। राष्ट्रवाद ने दिखाया कि लोगों में एक जोश उत्साह आया। राष्ट्रवाद को देख के क्या हुआ कि उनमें नई नई विचारधाराएं आने लगीं कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये अंग्रेज हमें अपना गुलाम बना लेंगे। इसके कारण लोगों ने स्वयं को पहचानना तथा एक नई भावना का विकास किया। लोगों ने अपने आप को पहचाना, एक नई भावना का विकास किया। लोगों की सोच में बदलाव आने के कारण राष्ट्र के प्रति लोगों में लगाव आया। राष्ट्र के प्रति लोगों में लगाव आया। हमने बताया नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है प्रेम। राष्ट्रवाद में नए प्रतीक चिन्हों, गीतों और विचारों का उदय हुआ था। इससे नए संपर्क भी बढ़े तथा समुदाय की नई सीमा भी पुनः परिभाषित हुई। विश्व के अनेक देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण हुआ। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही हुआ। मान लीजिए आप जब लंबी प्रक्रिया करेंगे तभी आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। देश इतना गुलाम था, उसमें सभी लोगों का साथ, तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। हम जानते हैं कि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जैसे कि वियतनाम तथा अन्य उपनिवेश में हुआ था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशी विरोधी आंदोलन के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई। किससे? घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लोगों की जो प्रक्रियाएं थीं उपनिवेशी, वो एक घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लोगों ने उपनिवेश के विरुद्ध आंदोलन करते हुए अपनी राष्ट्रीय एकता को पहचाना और उत्पीड़न तथा दमन के भाव ने लोगों को एक दूसरे से बांध दिया था। परंतु उपनिवेश का प्रभाव सभी लोगों पर एक समान नहीं पड़ा। उसका जो प्रभाव था वो सभी लोगों पे एक समान नहीं पड़ा। विभिन्न लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग था। सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अपना एक अलग अलग था तथा उनके अनुभव भी अलग अलग थे। जैसे जहाँ महात्मा गांधी ने उपनिवेशवाद के लिए विशाल आंदोलन खड़ा किया, वहीं कुछ लोगों ने सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। किसी ने गांधी जी के उपनिवेश के लिए विशाल आंदोलन खड़ा किया तो किसी ने सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। यही कारण था कि लोगों के बीच में जो एकता बनी थी उससे टकराव की स्थितियां भी विद्यमान थीं। सभी के अलग अलग विचार थे, सब अपने मन में अलग अलग सोचते थे, तो उसमें टकराव के भी विचार थे। राष्ट्रवाद के विकास के तहत यहाँ हम सन 1920 के पश्चात हुई घटना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम असहयोग आंदोलन, विनिमय, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह समझेंगे कि यह समझाने का आपको मैं प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में लोगों के समूह किस तरह हिस्सा लिया और राष्ट्रवाद की कल्पना ने कैसे उन्हें आपस में बांध दिया, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका आता है पहला
प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। तो सन 1919 के तत्पश्चात में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार हुआ और यह गांव तक पहुंच गया। सन 1919 की बात है। उसी के पश्चात बताते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास था वो गांवों में भी उसका प्रभाव पड़ने लगा था। अब आंदोलन में नए सामाजिक समूह शामिल हो गए तथा संघर्ष की नई पद्धति का मतलब तरीके, संघर्ष की एक नए तरीके में सामने आए। नए तरीके उसके सामने आने लगे। जब गांवों में जैसे उसका विस्तार हुआ तो नए नए तरीके आने लगे। उसके पीछे अनेक कारण थे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हुई थी। एक नई स्थिति पैदा हुई प्रथम विश्व युद्ध के तत्पश्चात। इसके कारण रक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि करनी पड़ी। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर ऋण के लिए गए और करों में वृद्धि की गई। युद्ध का नाम रख दिया गया, करों में वृद्धि कर दी गई और उनसे ऋण लिया गया तथा सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। किसके कारण? प्रथम विश्व युद्ध के कारण। और आयकर लागू कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि उसमें बहुत ही नुकसान हुआ था। इसके लिए कीमतें बढ़ानी पड़ी। जैसे कि सन 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई। जो 13 में आपको 8 रुपए की मिल रही थी जो चीज़, वो 1918 तक आपको वो आपको 8 दूनी 16, वही चीज़ आपको कितने में? 16 में मिलने लगी। उसकी कीमतें थी, बताइए, 13 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के कारण दोगुनी हो गई हैं, जिससे लोगों को भाई बहुत ही घाटा हुआ। उसमें हम जैसे मान लीजिए आप सभी मध्यम क्वालिटी से ही हैं, मध्यम परिवार से ही हैं, मध्यम वर्ग से ही हैं, सभी को नुकसान उसमें भरना पड़ा, जिसके कारण आम लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ गई। जिसके कारण आम लोग यानी हम लोग ही हैं, हम लोगों की जो कठिनाइयाँ थीं वो बढ़ गई तथा गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही लोग मारे गए तो उसमें क्या हुआ, जो लोग आते थे वो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के और सिपाही के लिए किसी न किसी पदों में उसको अपने अनुसार उससे पद ग्रहण करवा दिया करते थे, यानी ज़बरदस्ती उसको पकड़ ले जाए, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक असंतोष फैल गया। सन 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल नष्ट हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे हिस्सों में जो फसलें थीं वो नष्ट हो गईं, बर्बाद हो गईं, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, जिसके कारण जो हमारे खाने वाले पदार्थ थे उनकी कमी हो गई, जो हमें नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। उसी समय क्या हुआ, एक जो बीमारी आई थी जिसका नाम था फ्लू, वो भी उसी समय पर आई। जिस फ्लू बताएं, जैसे अभी आपका कोविड आया था, फ्लू जब आया था तो इससे भी बहुत ही खतरनाक था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। सन 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। उस फ्लू में कितने लोग मारे गए? जब 1921 में जब बताते हैं जनगणना हुई तो जो वो फ्लू आया था ना, उस जनगणना के मुताबिक पता चला कि 120 से 130 लाख लोग उस महामारी में मारे गए। लोगों को आशा थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। युद्ध समाप्त, लोगों को शंका थी, लोगों को भ्रम था कि जैसे ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा वैसे ही धीरे धीरे हमारी जो परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन निकल आएगा, वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। इसी समय महात्मा गांधी ने संघर्ष का एक नया तरीका प्रस्तुत किया, जिसे सत्याग्रह एवं असहयोग के नाम से जाना जाता है।
और ये जो सत्याग्रह है वो हम आपको अगले पार्ट में समझाएंगे। किसमें? अगले पार्ट में। आइए हमारा अगला पार्ट देखिए। जय हिंद, जय भारत।